आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। इस बैठक से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ अमित शाह ने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने मीटिंग में कहा कि 2024 में ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है, ऐसी जीत हो जिसके बारे में विपक्ष 10 बार सोचे। अमित शाह ने कई और निर्देश भी दिए। अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर अभियान चलाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि नए वोटर्स के लिए सम्मेलन चलाए जाएं। तो 24 में कौन दिल्ली फतेह करेगा, किसकी प्लानिंग में कितना दम है, किसके विजन में विक्ट्री नजर आती है, ये सवाल इन दिनों सबसे बड़ा है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाली इंडिया अलायंस की ना तो चेहरे पर बात बनी, ना सीट शेयरिंग पर मुहर लगी, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना दलों के साथ दिल मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 24 के चुनाव में नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। इस मिशन के लिए टारगेट सेट किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एग्जीक्यूशन का जिम्मा उठाया है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 2 दिन की हाई लेवल बैठक में 24 के लिए 51% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट है। मोदी ने जो टारगेट दिया उसका साफ मतलब है कि बीजेपी 400 प्लस सीटें हासिल करने के लिए मैदान में उतर रही है। बीजेपी के लिए यह टारगेट इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 224 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां बीजेपी ने पहले से ही 50% से ज्यादा का वोट शेयर हासिल किया है 2019 के चुनाव में। इसके अलावा 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोट शेयर 40% के करीब है, यानी यहां भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। ऐसी सीटों को मिला दें तो 324 ऐसी सीटें साफ दिखती हैं जो 24 में टारगेट को अचीव कर सकती हैं। अगर राज्यवार बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर काफी स्ट्रांग दिखता है। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं, जहां इंडिया अलायंस की नींव रखी गई है, जहां नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का दावा रखते हैं और फिलहाल फेस नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। बिहार में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वोट शेयर लगभग 24% रहा। इस अनुपात में अगर बीजेपी राज्य की 40 में से 34 या 36 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये वोट शेयर बढ़ना तय है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। वोट शेयर रहा था 58%, यानी नए मिले टारगेट से 7% ज्यादा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने अकेले 24 सीटें जीती थीं। वोट शेयर रहा था 59% से ज्यादा, यानी नए मिले टारगेट से +8%। देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी में भी बीजेपी का दबदबा रहा। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने यहां 62 सीटों पर बाजी मारी थी। वोट प्रतिशत लगभग 50% का रहा था, यानी नए टारगेट के बिल्कुल नजदीक। सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का गुजरात में रहा। मोदी के गृह राज्य में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर परचम लहराया और वोट शेयर रहा 62% से ज्यादा, यानी नए मिले टारगेट से 11% आगे। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीतने वाली बीजेपी का यहां वोट शेयर तकरीबन 51% पहले से ही है। महाराष्ट्र का गणित थोड़ा अलग है। बीजेपी ने 2019 का चुनाव यहां शिवसेना के साथ लड़ा था। 42 में से 25 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 23 में जीत हासिल की। वोट शेयर लगभग 28% रहा। औसत निकालें तो यहां 24 में जब बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो टारगेट यहां भी आसानी से अचीव हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहां ममता बनर्जी ताकतवर नजर आती हैं। 2019 के नतीजे बताते हैं कि 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं और तकरीबन 41% वोट शेयर भी हासिल किया था, जो कि नए टारगेट से बहुत कम नहीं है। यहां संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों साथ आ जाएं तो सूरत बदल सकती है। इसी तरह दक्षिण भारत की बात करें तो यहां सभी राज्यों को मिलाकर कुल 131 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 2019 में 27 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यहां कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार तेलंगाना से काफी उम्मीदें लेकर चल रही है। हां, बाकी के राज्य मसलन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर बीजेपी के लिए संभावना ना के बराबर है। और अब आखिर में बात नॉर्थ ईस्ट की करें तो बीजेपी वहां खुद को काफी मजबूत मान रही है। वहां 8 राज्यों को मिलाकर 26 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी 2019 में 15 सीटों पर काबिज हुई। ऐसे में यहां मजबूत उपस्थिति ये के संकेत हैं। यहां भी टारगेट मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर किसका दावा कितना है पक्का और किसके दावों में कितनी है मजबूती। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एके वाजपेयी, मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर, राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आप और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय आलोक जी, 51% का टारगेट, एक बहुत बड़ा टारगेट आप लोग रख रहे हैं,
कहां से लाइएगा इतने सारे वोट, कहां से लाइएगा इतनी सारी सीट? देखिए प्राची जी, भारत की विवेकशील और बुद्धिमान जनता मूर्ख नहीं है। अगर वो 14 के बाद मोदी जी को 19 में मौका देती है, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, राजनीति का एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखिए, पिछले 15 वर्षों का डेटा निकाल के देखिए, कांग्रेस ने जहां जहां राज्यों में सरकार बनाई है 5 साल बाद वापसी नहीं कर पाई। कभी सोचा क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा चिपकता है कांग्रेस से कि वहां की जनता उब जाती है। तुष्टीकरण ऐसा चिपकता है कांग्रेस से कि वहां की जनता उब जाती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट करके स्टेट में भी सरकार बनाती है, देश में भी सरकार बनाती है। उसके कारण है मोदी की गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं। क्या है मोदी की गारंटी? अरे विकसित भारत बनने की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है, एक चैन से सुकून से जिंदगी में रहने की गारंटी है, बिल्कुल टाइम बाउंडेड डिलीवरी की गारंटी है। ये लोग देख चुके हैं, गवर्नेंस में दिखता है ये। राजनीति में हम जानते हैं, हम लोग जब बैठते हैं तो फिर जब चुनाव आता है तो हम लोग गुणा गणित भाव, जातीय समीकरण, फलाना समीकरण, ढिमकाना समीकरण, सब कुछ चलने लगता है। लेकिन अंत में जो कॉमन जनता है जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, वो देखता है कि उसका जीवन कितना सुखी है, वो रात में आराम से घर से निकल सकता है कि नहीं, जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची थी उसके घर में बिजली पहुंची कि नहीं, वो 6.5 करोड़ जनता ये देखती है कि मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मुझे मिल गया। जिनके पास रहने को घर नहीं था, वो देखता है कि 4 करोड़ घर मिल चुका है, 2 करोड़ और मिलेगा। तो ये सब मोदी की गारंटी है। उज्ज्वला योजना से इतने 12 करोड़ सिलेंडर बढ़ गए, 50,000 करोड़ जनधन अकाउंट खुल गए। ये सब कोई सोचता था देश में? आज डिजिटल इकोनॉमी में आप देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला गांव में गूगल पे, भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, तो देश कहां से कहां बदल गया। लेकिन हमारे जो विपक्ष है उसकी सोच वही की वही रह गई कि मोदी को कैसे हराना। जैसे कर्नाटका में आज दिखा है ना कि हिजाब हटा देंगे, बोला कर्नाटका में, गूंज देश में सुनाई दी। तो क्या है ये? तो तुष्टीकरण है ना खुलेआम। सरकार में कांग्रेस के आते ही अगले दिन धर्मांतरण से कानून हटा लेंगे, मुसलमानों को गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दे देंगे। तहसीन भाई एग्री करेंगे? क्या ये सही है कांग्रेस का काम? अगर ऐसे विजन से देश चलाना है तो जनता समझदार है कि किसको चुनना है। कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी तो बैठक हो गई, ठीक है, टारगेट दे दिया 51% का, और आप लोगों के सामने भी ये रख दिया कि ऐसे जीतेंगे आप लोग, ऐसे हराएंगे तुष्टीकरण से मोदी को। राजी जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूँ एडवांस में। सभी आपके दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को मेरी क्रिसमस। ये बात अजय भाई ने बिल्कुल सही की कि मोदी जी और भाजपा की गारंटी है, सुशासन की गारंटी, इतनी अच्छी गारंटी कि हमारे रेसलर्स इस वक्त रो रहे। कल रेसलर्स गए थे ना प्रधानमंत्री जी के घर पे पद्मश्री वापस रखने के लिए। क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री ने कि मेरे परिवार के आप सदस्य हो। बृजभूषण सिंह जी आज भी उसी पद पर बैठे हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा उन महिलाओं को किस अभद्र तरीके से वो छू रहे थे प्रोटीन पाउडर मांगने के लिए, वहीं पर बैठे। रमेश बिडूरी पर कोई एक्शन हुआ? तो अब अनऑफिशियली पिक्चर्स आ रहे हैं हमारे भारतीय सैनिक के जिनका सर काटे गए, ये पिक्चर्स आ रहे, उस पर सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। टेररिस्ट अटैक हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, उस पर गृह मंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्री जी यहाँ कह रहे हमें वोट्स मिलना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जो देश के मुद्दे उस पर कोई बातचीत नहीं होती। सबसे ज्यादा रेमिटांस इस वक्त भारत में आ रहा है, और इसका कारण ये कि सबसे अधिक लोग भारत छोड़ते जा रहे हैं, पासपोर्ट छोड़ रहे। आज ही एक प्लेन को रोका गया फ्रांस के अंदर, इलीगल माइग्रेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहे हैं भारतीयों के। क्यों लोग भारत छोड़ते जा रहे हैं? हम देश की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, इस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम घटे, 127 हो गए। क्यों? सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन, मैं भूखमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मेल न्यूट्रिशन भारत के अंदर, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूं कि विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है, विपक्ष भी गलत मुद्दों पर लड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है विपक्ष की। आप सोचिए प्राची जी, 143 से अधिक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम देश के बाहर पार्लियामेंट के बाहर निकाल रहे थे। विपक्ष ने क्या किया? कल एक प्रोटेस्ट किया, एक जंतर मंतर के अराउंड एक उन्होंने स्ट्रगल की। अरे 143 एमपीज को निकाला, आपको पूरी तरह से सड़क पे उतरना चाहिए, पीसफुली लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। तो जो अमित शाह जी कह रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस इससे आ रहा है कि जो देश के मुद्दे विपक्ष उठा नहीं रहा, लेकिन अगर इन मुद्दों पर भाजपा को घेरा जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाजपा को 150 सीटें पार करने की मुश्किल होगी। लेकिन राजीव राय जी, आप लोग ठीक से मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। तो तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, जो आप लोगों की राजनीति को एडमायर करते हैं, जो आप लोगों के साइड माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे ही नहीं उठा रहे, कैसे हराइएगा? प्राची जी बुरा मत मानिएगा, कमेंट से अगर कौन किसके साइड है, तो आपने तो प्रोग्राम के शुरू में बता दिया कि असंभव नहीं है और 400 सीटें ऐसे पा जाएगी वैसे पा जाएगी। सच्चाई ये है कि तहसीन भाई,
कल ही पूरे कम से कम हम लोगों ने, समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में, और आप गूगल कर लीजिएगा, हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को सड़क पर घेरा है और सदन तक घेरा है। निश्चिंत रहिए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि प्राची याद है ना 84 में राजीव गांधी को कितनी सीटें मिली थी? 404 याद है। और उत्तर प्रदेश में 89 में क्या हो गया था? हाँ, उत्तर प्रदेश 89 में नहीं आए थे। इंडिया साइनिंग हो रहा था, भारत उदय हो रहा था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। अटल बिहारी वाजपेयी बनने में मोदी जी को पता ना कितना वक्त लग जाएगा। वो किसी भी पार्टी के थे, सब उनको एडमायर करते थे। वो इंडिया साइनिंग में सूर्यास्त हो गया। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आया है तो हमारे योगी जी को भी चौधरी चरण सिंह याद आ गए। आप जाइए, आप जाती होंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम अदानी एयरपोर्ट कर दिया गया। ये है इनका तरीका। और निश्चिंत रहिए, आप बता रहे थे ना साउथ में तो खाता नहीं खुलेगा। आज संजोग से आज मैं बेंगलोर से आपसे बात कर रहा हूँ, साउथ में डबल डिजिट में नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, फिर हम उस दिन बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे राजीव और राजीव। जहां तक देखिए, मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रही थी। 2019 के जो आंकड़े हैं राजीव राजीव, एक मिनट, 2019 के जो आंकड़े, मैं सिर्फ वही बता रही थी कि किसका कितना वोट शेयर था, किसने कितना हासिल किया था, वही जनता के सामने रखा जा रहा था। इसमें कुछ प्लस करके नहीं बताया जा रहा था। ये आंकड़े हैं, चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आंकड़े एकदम सही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसीलिए मैंने जो बताया कि 84 में कितनी सीटें मिली थी वो भी एकदम सही है। इंडिया साइनिंग की बात भी सही है। और आज़ादी के 71 में पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद बांग्लादेश बनाने वाली इंदिरा गांधी के बारे में जो कहा जाता था वो भी बिल्कुल सही है। तो हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने जब जब सवाल आता है कि इनके सामने कौन, हिंदुस्तान की जनता, सही में अजय भाई ने कहा कि बड़े समझदार हैं और बड़े बहादुर लोग हैं, जवाब देती है कि हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने आज किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई, उनके आंखों में खटक रहा था कि आपने चौधरी चरण सिंह, और कहा चौधरी चरण सिंह और अदानी, आप कैसे माफ करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता? नहीं बोल लेने दीजिए, अरे बोल तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। प्राची जी जितना टाइम अजय को दिया उतना हमको भी दे दीजिए। राजीव जी पूरा टाइम मिला है। अब ये कंप्लेन करने की आप लोगों की आदत हो गई है। बिल्कुल बराबर सबको समय मिल रहा है। AK वाजपेयी जी, चलिए, आपकी इजाजत नहीं तो नहीं बोलेंगे, आप ही कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरी इजाजत से कुछ नहीं होता सर। मैं तो सबसे एक कमेंट ले रही हूँ। आप इतने सारे गंभीर आरोप लगाएं तो मैं एक जवाब ले लेती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। AK वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए राजीव राय जी की बातों का। मुद्दे तो हैं ना इन लोगों के पास, और उन मुद्दों को आप डिनाई तो कर नहीं सकते हैं। मुद्दा कौन सी मुद्दे हैं इनके पास, बताइए ना कौन सा मुद्दा इन्होंने बताया? अभी ये तो पुराना चलेगा कि पहले ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मुद्दे कौन से बताएं? इनको दिक्कत ये है कि मुद्दे ही नहीं मिल रहे। नहीं समझ में नहीं आएगा, अहंकार में समझ में नहीं आएगा। तहसीन ने बिल्कुल सही बताया कि ये लोग मुद्दे होते हुए भी मुद्दों को नहीं जमा पा रहे। मुद्दे कब नहीं होते? किस सरकार के खिलाफ नहीं होते, लेकिन उसको पब्लिक तक पहुंचाने की जरूरत होती है। और हम क्यों सलाह देंगे इनको कौन से मुद्दे हैं कौन से नहीं है? हम तो अपनी जीत की बात करते हैं, अपना टारगेट फिक्स करते हैं और उसको टारगेट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट लाने की बात करते हैं। ये जब ये राजनीति करना जानते हैं, इन्होंने सब पूरे देश के नेता बड़े बड़े मिल गए और एक फार्मूला बनाया कि भैया अगर मोदी को हराना है तो सब इकट्ठे हो जाओ, नंबर 1, और 1 to 1 सीट करो। तो बीजेपी को राजनीति नहीं आती क्या? बीजेपी ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि 51 से 60% हर सीट पे वोट लाना है हमको, और पीछे 343 सीट पे 2019 का पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ 63% वोट था 343 सीट में। जाके चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड की बातें हैं ये। तो कॉन्फिडेंस इधर होगा या कॉन्फिडेंस उधर होगा, जहां अभी ना नेता है, ना नियत है, ना कन्वीनर है, ना इकट्ठा है। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कांग्रेस वर्सेस रीजनल छत्रप है। ये अखिलेश बाबू की भी दिक्कत है, कांग्रेस की। कांग्रेस क्या करे, जो 89 में वीपी सिंह ने वोट पे डेंट मार के ये सारे छत्रपों को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो गया था, वो कांग्रेस उसको रिवाइव करना चाहती है, उसको वापस लाना चाहती है। लेकिन देखिए 4 बैठकें तो AK वाजपेयी जी कर ली ना इंडिया अलायंस ने। आपने बिल्कुल नकार दिया इंडिया अलायंस को, लेकिन 4 बैठकें तो की। एक साथ आए तो सही। आप लोगों के खिलाफ देखिए कल ही हल्ला बोला है जंतर मंतर पर। आप इतने सीनियर एंकर हो, बैठकों से हो जाएगा क्या? 4 बैठकें हुई 1.5 साल में,
और उसमें इन्होंने बड़ा भारी घोषणा कर दी कि जी पूरे देश में 8 से 10 रैलियां करेंगे। मोदी जी 40 रैली करते हैं एक राज्य में, कैसे compete करोगे? आई एम सॉरी, इनका कॉन्फिडेंस और डबल कर लें, चबल कर लें। जब एजुकेशन का रिजल्ट आता है ना, वो बोलता है, अपने आप में बोलता है। अभी आपने भी, मैंने सुना वो पूरा चार्ट गिनाया आपने, कहीं 58% है, कहीं 42% है, कहीं 60, मैंने लिख लिया वो इसलिए, 62% है, 41% है। उस पर तो राजीव राय जी ने बोला ना, उस पर तो राजीव राय जी ने बोला 84 के बाद, 84 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ था? राजीव राय जी ने ये बोला है कि कांग्रेस की इतनी सीटें होने के बावजूद भी हार जाती है, लेकिन कांग्रेस के कुकर्म भी याद करो ना 84 के, क्या हुआ था सिक्कों के साथ, क्या हुआ था 75 में। करेंगे राजीव राय जी आप, फिर मैं उसके बाद राजेश जी के पास जा रही हूँ। राजीव राय जी तो लगे हाथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कुकर्म गिना दीजिए, क्योंकि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यही बोलते थे 70 सालों में किसी ने नहीं किया, 70 सालों में किसी ने नहीं किया, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को जोड़ लेते थे। और आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, आपको कुछ भी कहने का आजादी है। बंगले से धक्का मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं तो मुद्दा बन जाता है बीजेपी के खिलाफ, बंगला वापस मिल जाता है तो मुद्दा खत्म हो जाता है, जिसके पूरे राष्ट्रीय मुद्दे ही उतने हैं, उससे आगे क्या बात करना। गारंटी है ना, देश को बेचने की गारंटी है। आज हिंदुस्तान के हर गरीब के ऊपर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 205 मिलियन लोन हो गया है, 55 मिलियन लोन था इतने सालों में, और 14 सालों में 205 मिलियन हो गया। कब तक जनता को बेवकूफ बेचेंगे? और कल आपके सहयोगी ओवैसी जी पार्लियामेंट में पूछ रहे थे, नाम देकर बता रहे थे कि इतने 1000 करोड़ रुपया के घर बना दिए, उस जिले में एक घर बता दो, एक घर दिखा दो। नहीं जवाब था सरकार के पास। आपकी उपलब्धि यही है कि सदन में पास देकर उग्रवादियों को भीतर घुसाने वाले का सम्मान करते हैं, सदन में गाली देने वाले का सम्मान करते हैं, सदन में प्रधानमंत्री जी माखौल बनाते हैं, देश का अपमान नहीं होता है, बाहर हो जाता है। इंडिया उस पर आपसे सवाल करूंगी तो आप उल्टा मुझ पर ही भड़क जाएंगे, मुझे पता है। मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। राजेश गुप्ता जी, बीजेपी बड़ा ताल ठोक कर आप लोगों से पूछ रही है, पूरा इंडिया आपसे ताल ठोक कर पूछ रहा है। 4 बैठकें कर ली, क्या किया आपने मोदी को हराने के लिए? क्या फॉर्मूला लेकर आए अब देश के सामने? जी राजेश गुप्ता। देखिए, अभी पूना वाले भाई ने जो बात कही कि हम लोग उन मुद्दों को उठाते नहीं है, दरअसल मुद्दे तो बहुत उठते हैं, लेकिन नहीं या उठाते नहीं है, ढंग से उठा नहीं पा रहे, जो आपने कहा। मतलब मैं आप पे आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आपसे विरोधाभास नहीं रख रहा हूँ। मैं एक बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि विपक्ष जब मुद्दे को उठाता भी है तो उसको आगे बढ़ाने का काम या तो जनता में नीचे की तरफ से उसके कार्यकर्ता करेंगे या मीडिया करेगी। अब मीडिया अगर आज इस टॉपिक पर, जिस पे आप बहस कर रहे हैं, अगर आप ये कहते, जो लोन की बात अभी राजीव राय जी ने करी कि भाई देखिए कि इतना लोन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और 155 लाख करोड़ पार कर गए आप, और इस आर्थिक वर्ष के अंत तक 31 मार्च तक आप 175 लाख करोड़ हो जाएंगे, और आपको वार्न किया जा रहा है। इसके ऊपर डिबेट, कोई टीवी डिबेट नहीं हो रही है। जनता को आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से कम मीडिया से ज्यादा लगने लगती है राजेश गुप्ता जी। अरे उठाते मुद्दा, आप उठाते, आइए सड़कों पर, करिए प्रदर्शन, ना करें हम लोग चर्चा। एक सेकंड सर, ना करें हम लोग चर्चा, तो उठाते रहिएगा सवाल, खड़े करते रहिएगा कटघरे में। आपने अपनी बात कह दी, बात सिर्फ मीडिया की नहीं है। सत्ता में जब होते हैं तो सत्ता में बहुत आम बात है, ठीक है। अब मीडिया भी कर रही है और भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, तो उस पर सवाल उठा सकते हैं। अपनी बात करिए ना राजेश गुप्ता जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने 4 बैठकों में क्या किया ये बताइए ना। आप कहाँ दूसरे का क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर लेकर बैठ जाते हैं? प्राची जी, इतने ज्यादा इनसेंसिटिव ना हो जाए, और इतने सेंसिटिव भी ना हो जाए। कोई बोले तो आप सुनने को राजी नहीं। अरे हम इतना कुछ सुनते, आप भी सुन लो। मैं कह रहा हूं सुनने को राजी हूं मैं तो। राजेश गुप्ता जी एक सेकंड, मैं क्लियर कर देती हूँ। राजेश गुप्ता जी आप बीच में लेकर आते हैं तो मुझे बस थोड़ा सा जवाब देना होता है। नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है मैंने, बोलने के लिए बुलाया है। हाथ मत जोड़िए, ये सियासत यहाँ अच्छी नहीं लगती। बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात को आराम से कहना चाहता हूं, जनता तक मेरी बात जाने दीजिए। किसी को हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि मैंने कहा, हो सकता है हम ढंग से ना पहुंचा रहे हो, हालांकि जब हम बोलते हैं तो हमें संसद से बाहर कर दिया जाता है, मीडिया में हमें वो कवरेज नहीं मिल रही है। हमारे कार्यकर्ता जहां तक नीचे जा रहे हैं, बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं अपनी बात को पूरा तो मेरा जो मानना है, मेरी पार्टी का जो मानना है बता दूं ना, कि हमने संसद में उठाया या नहीं उठाया, लेकिन आप 150 सांसदों को बाहर निकाल दोगे तो बातें कैसे उठेंगी। अब हमारे जो एलजेपी के साथी हैं, उनका कहना है कि 84 के दंगे में पहुंच गए। 84 के बाद में तो माफ कीजिएगा, पासवान जी ने क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं रहे? 84 तो बहुत पुरानी बात है। तो ये बातें ठीक है, आप घमंड में कह देते हैं 400 पार,
राजनीति में बहुत सारी चीजें हो सकती है, सत्ता में घमंड हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुद्दे जनता के क्या है? खुद कहा 450 का सिलेंडर देंगे, राज्यसभा में खड़ा होकर कह दिया हम तो नहीं दे पाएंगे। मुद्दे ये है, जनता को अपनी रोटी से मतलब है, आदमी को अपनी नौकरी से मतलब है, सुरक्षा, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, JNK में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, आज तक नहीं मालूम पड़ा कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया। इनका जवाब कौन देगा? ये जवाब आप पूछेंगे तभी तो ये देंगे। राजेश जी, इन सवालों का जवाब बार बार पूछा जाता है और अब जब सवाल उठाते हैं तब पूछा जाता है। मैं खुद कह रही हूं, मैं खुद हर डिबेट में कहती हूं कि आप लोगों के जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे बहुत वैलिड हैं, आप लोगों ने अच्छे मुद्दे चुने हैं, लेकिन अब लड़िएगा कैसे ये तो बताइएगा ना। 4 बैठकों में नहीं, सुनिए ना, 4 बैठकों में आपने क्या सोल्यूशन निकाला, कम से कम ये तो बताइएगा ना कि कैसे इनको चुनौती देंगे। ये जब देखो सबसे बड़ी चुनौती 1:1 की होगी। याद कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग कर ली 50 से 60% में वोट ले लेंगे, ऐसे मैं कह दूं मैंने प्लानिंग कर ली मैं 100% वोट ले लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब 1:1 होगा, आप यकीन मानेगा देश में ज्यादातर लोग अमन पसंद है, प्यार करने वाले हैं, भाईचारे वाले हैं, देश की तरक्की चाहते हैं। 1:1 कैसे होगा? 13 सीटें आप क्लेम कर रहे हैं पंजाब में, 23 सीटें क्लेम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, खड़गे वड़गे वाला बयान बिहार से निकलकर सामने आ गया है, अखिलेश वखलेश वाला बयान मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ गया है। तो यही मैं जान रही हूँ कि एक पॉइंट पर आप लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समय सही आने दीजिए, आपको सारी बातें बिल्कुल ठीक मिलेगी। अलग अलग पार्टियां जब साथ में आएंगी तो कुछ न कुछ कॉमन निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा सवाल संविधान को बचाने का, बचाएंगे। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, 1 मिनट आ रही हूँ। बड़ा सवाल संविधान को बचाने का है, ये बात तो ठीक है ना, आप 146 सांसदों को बाहर कर देते हैं, रेसलर्स के मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा अभी भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दे लेकर तो कम से कम एक साथ आ गया है इंडिया अलायंस। अजय जी, बिल्कुल साथ में आ गया है। यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये साथ आपका कब तक चलेगा। आज DMK के नेता दयानिधि नारायण ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पैखाना साफ करने के लिए आते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं और रोड बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो हिंदी जानते हैं और कुछ जानते नहीं। तो आप लोग DMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना तहसीन भाई। समाजवादी पार्टी राजीव जी अभी बताइएगा, वो तो भाग गए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। DMK के साथ लड़ेंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सिर्फ पैखाना बनाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, इसी भावना से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दे गिनाने पे। राजेश गुप्ता जी कह रहे थे बहुत सारी इकोनॉमी की बातें, देश भेज दिया। पंजाब की हाईएस्ट GSDP डेट टू GSDP रेशियो 47%, 3.25 लाख करोड़ लोन लेके बैठा है जब से ये आए हैं महाशय बान साहब। 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल में 94,000 करोड़ लोन ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के पास रोज दिन एप्लीकेशन लिखते हैं कि 50,000 करोड़ लोन और दीजिए। सैलरीज देने के पैसे नहीं है, ये इनका मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं समाजवादी पार्टी, कहे कि 84 में राजीव गांधी को कितने सीटें आई थी यूपी में और देश में 404, 89 में कहां सिमट गए? जानते हैं क्यों सिमटे? क्योंकि बोफोर्स का ठप्पा लग गया था। जय 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 कांग्रेस मैया खा गई 186 करोड़ रुपया, यही मुलायम सिंह यादव घूम घूम के यूपी में कहते थे। जरा मोदी जी पे कौन सा ठप्पा लगा है? देश की इकोनॉमी तो 5वें स्थान पे पहुंच गई। अब आता हूं तहसीन भाई पे। तहसीन भाई ने कहा कि हम पर कैपिटा इनकम में 127वां है। कहां से आंकड़े लाए हैं तहसीन भाई? 2014 में पर कैपिटा इनकम थी आपकी 86,500 रुपए के लगभग एक व्यक्ति की, जो कि 2024-23 में बढ़ के 1.72 लाख हो गई है। निर्मला सीतारमण ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है। तो पर कैपिटा इनकम हमारा घट कहां से गया? वर्ल्ड बैंक, आप हमारी बात मत मानिए, वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कि भारत की गरीबी जो 2014 में 22% थी, अति गरीबी नीचे रेखा, वो घट गई 12% तक। अब अति गरीबी नीचे से रहने वाले मात्र 10% हैं। उसमें भी अति गरीबी वाले 0.8% है। कहां से घट गया? आपने कहा कुपोषण है, कहां से कुपोषण हो गया? मुझे समझ में नहीं आता, आंकड़े कहां से लाते हैं। सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ, पहली बार इंडिया में सेक्स रेशियो 2023 में 1000 के मामले 1020 महिलाओं का हो गया। हमने अलग अलग योजनाएं चलाई, हमने इंद्रधनुष योजना चलाई जिससे सारे बच्चों का टीकाकरण हुआ। 6.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण करवा चुके हैं। अजय आलोक जी, जब इतना सब कुछ आपके पास बताने के लिए है तो आप विपक्ष को बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप विपक्ष आपसे सवाल करता है तो आप उसकी आवाज को क्यों बंद कर देते हैं? संसद से बाहर कर देंगे, नहीं तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। विपक्ष की भाषा में कहूं तो डराते और धमकाते हैं। आपको पता है, आज मैं आपको एक खुलासा करता हूं। विपक्ष के सांसद जा के अध्यक्ष को कह रहे थे राज्यसभा में और सभापति को अध्यक्ष को लोकसभा में और सभापति जी को राज्यसभा में कि मुझे निलंबित कर दो, मुझे निलंबित कर दो। रिक्वेस्ट फॉर एक्सपल्शन हो रहा था। और ये बात और किसी ने नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कही है
कि और ये सदन बहुत अच्छा चला। जब ये सब बातें हो गई, घुसपैठ हो गई, स्पीकर ने बुला के सबको समझाया, सबसे बात की, उसके बाद 45 मिनट तक सदन बहुत अच्छा चला। जिम्मेदारी आपकी, जिस पास पर वो दो व्यक्ति अंदर घुसे, सब उठा के वहां पे, वो सांसद आपके, राम मंदिर की नौटंकी शुरू कर दी आपके, नई पार्लियामेंट आपके देखरेख में बनी, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की, उसके बावजूद चूक हुई, विपक्ष सवाल पूछे तो आप कहते हैं आप ही गलत है, तो राजनीति है। अब सवाल पूछना राजनीति होता है क्या अजय आलोक जी? बिल्कुल सवाल पूछना राजनीति नहीं होता है, लेकिन सवाल का जवाब आपको उसी वक्त चाहिए जब इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, जब स्पीकर ने बुला के सर्वदलीय फ्लोर लीडर से बैठ के बात कर ली कि हाई लेवल होम मिनिस्ट्री की इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है, 10 से 15 दिन के अंदर आएगा, इसको सदन के पटल पे रखेंगे, सबको समुचित जानकारी दी जाएगी। उस वक्त तो सारे सेटिस्फाइड होकर चले गए कि हाँ ठीक है, ठीक। और उसके 45 मिनट के बाद क्या हुआ कि गृह मंत्री बयान दे, गृह मंत्री बयान दे, गृह मंत्री बयान दे। चलिए आपकी इन बातों का जवाब तहसीन पूनावाला जी देंगे। मैं आ रही हूं तहसीन जी आपके पास, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अजय जी अब तो खुल रहा है सब, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, चर्चा लगातार जारी है। तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ बीजेपी की तैयारी, मैराथन बैठक चल रही है, मंत्र दिया जा रहा है कि आपको 51% वोट शेयर हासिल करना है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तैयारी भी तो नजर आएगी ना। आप सवाल पूछते हैं तो कहेंगे मीडिया को नहीं बताएंगे, अरे पब्लिक को तो बताएंगे ना कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, कौन नेता है। प्राची जी, आपके इस सवाल का मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं अजय भाई के कुछ सवालों का जवाब दे दूं। मैं ऑनेस्टली आपके माध्यम से और अजय भाई के माध्यम से माननीय स्पीकर और चेयरपर्सन राज्यसभा का शुक्रगुजार हूं। इतना विपक्ष की बात सुनते हैं कि विपक्ष के लोग आके कहे हमें सस्पेंड कर दो, तो सस्पेंड कर दिया। इतनी बात सुनते तो जब विपक्ष के लोग कह रहे थे माननीय गृह मंत्री जी एक स्टेटमेंट दे दे, तब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिलवाया? ये बात सुनी विपक्ष की, जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो उस पर बात नहीं सुनी। ये सिलेक्टिवली सुनने की आदत है क्या उन्हें? लेकिन बात क्या है, जब माननीय एल.के. अडवाणी जी ने 2001 में स्टेटमेंट दिया तब वे गलत थे, वे भी तो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने तो नहीं कहा कि स्पीकर स्टेटमेंट देंगे, खुद गृह मंत्री साहब ने आके स्टेटमेंट दिया। और क्यों स्टेटमेंट देना जरूरी था, मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालता हूं। क्योंकि पहले जो स्टेटमेंट माननीय स्पीकर साहब ने और रक्षा मंत्री साहब ने दिया वो ये था, स्पीकर को मैं वर्बैटिम कोट करता हूं, कि छोटी घटना है। और रक्षा मंत्री साहब ने कहा कि आइंदा पास ट्रेजरी बेंच और विपक्ष ठीक ठाक से दे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का चार्जेस लगाया, टेररिस्ट घटना से घोषित किया और कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और माननीय गृह मंत्री ने एक टीवी चैनल पर इस पर बातचीत की। तो अगर विपक्ष कहता है कि पार्लियामेंट में इसमें बातचीत हो तो क्यों नहीं हो? तो ये कौन सा लॉजिक है कि स्पीकर साहब और चेयरपर्सन साहब सिलेक्टिव बात सुनेंगे? दूसरी बात, अजय भाई ने कहा कि हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। मैंने कहा रैंकिंग घटी है, 127 तो 139 पीपीपी पर घटे, हमारी उसमें नहीं बढ़ी। पर कैपिटल इनकम ऑफ कोर्स बढ़ेगी क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारी जीडीपी बढ़ी है, बट सवाल है हमारी रैंकिंग हमारी घटी है। और मेल न्यूट्रिशन की बात पे मैं आपको इस बात समाप्त करता हूं, मेल न्यूट्रिशन। और इस वक्त प्राची जी, आपके दर्शक सिर्फ इतना सोचे कि इर्द गिर्द कितने यंगस्टर्स है जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, कितने यंगस्टर्स है जिन पर डायबिटीज है। ये आप लोग जानते हैं, मैं इस पर स्टेटिस्टिक्स में नहीं जानता हूं, आप सब जानते होंगे। आज मेल न्यूट्रिशन की तकलीफ है भारत को। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं प्राची जी, जब तक विपक्ष के नेता हो, हमारी लड़ाई टीवी एंकर से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से पॉलिटिकल है। जी बिल्कुल, उससे होता है, बिल्कुल, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। ये डिबेट उसकी नहीं, हम साइंटिफिक डिबेट उसका कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, कार्डियक डिजीजेस का malnutrition से होता है। डायबिटीज, जी क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा है। लेकिन ये हम उस पर न्यूट्रिशन पे हम डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हम इतना कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, हमारा प्रोटीन जिम्मेदार है। आप इन्हें जिम्मेदार मानते हैं? किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि मेल न्यूट्रिशन पे बात हो ही नहीं रही देश में। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। ठीक है, अजय आलोक जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमान। यस, कार्बोहाइड्रेट से होता है। अरे भैया, पोषक अभियान के तहत 10.5 करोड़ महिलाओं शिशुओं को पोषक आहार दिए जा रहे हैं, जाके पता कीजिए ना। अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन होता तो सेक्स रेशियो इंप्रूव कैसे होता, जरा खुद सोचिए जरा। अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन होता तो वो जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, 6 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया, उनकी हेल्थ इंटाइजेस रखी जा रही है, तो वो कैसे हो गया? तहसीन भाई, सर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। एक चश्मे से मत देखिए, जैसे घोड़े को हरा चश्मा लगा दिया जाता है ना, तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। परिवार का चश्मा, अरे सुन लीजिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, मैंने बीच में नहीं टोका, हैव दैट कर्टसी। अरे हैव दैट कर्टसी मैं खत्म कर लूं फिर बोलिएगा ना। मैं कह रहा हूं कि परिवार का चश्मा
जैसे घोड़े को चश्मा लगा दिया जाता है ना, तो उसको सब कुछ हरा हरा दिखता है, और सूखी घास भी उसको खिला देते हैं लोग कि लो ये हरी घास है, और घोड़ा खा लेता है। अजमेरी गेट में होता है, जाके देखिएगा जब तांगा लगता है वहां पर शाम में। तो कांग्रेस के जितने समर्थक हैं वो सिर्फ परिवार के चश्मे से देश को क्यों देखते हैं भाई? देश बदल गया है, देश नहीं, लेकिन एक सवाल आप सवाल का जवाब देने से बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपसे कि इतने सेलेक्टिव क्यों है स्पीकर? आप विपक्षी सांसदों की जब इतने सुनते हैं तो ये भी सुन लेते हैं कि जवाब दिलवा दीजिए। स्पीकर बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं। पहली बात स्पीकर ने सस्पेंड तब किया, सभा और चेयरमैन ने सस्पेंड तब किया जब ये लोग अश्लीलता पे उतर गए, जब ये लोग उदंड हरकत करने लगे, जब इन लोग वेल में आके प्लेकार्ड लहराने लगे, जब इन्होंने कागज फाड़ के चेयर पे फेंकना शुरू कर दिया, तब ये सस्पेंड हुए। लेकिन ये सोची समझी सुनियोजित रणनीति थी कि हमें सस्पेंशन लेना है, ठीक है ना? ठीक है, और कोई सेलेक्टिव नहीं है स्पीकर। सदन में कोई ऐसे आके प्रिविलेज की तरह बात नहीं बोल सकते। एक मिनट खत्म कार्रवाई करिए। हम राजा चड्डा नहीं है कि सदन में आके झूठ बोलेंगे। गृह मंत्री अगर बोलेगा तो फिर फैक्ट बोलेगा। अजय आलोक जी, जब रमेश पितूड़ी बोलते हैं तब भी तो मर्यादा तार होती है ना, तब कहां चला जाता है सस्पेंशन? नहीं, झूठ नहीं बोलते। उसकी ऑलरेडी एथिक्स कमेटी जांच कर रही है, उसकी ऑलरेडी एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। मैं आ रही हूं, अब एथिक्स कमेटी का वेट कर लेते हैं उसमें। तहसीन जी मैं आ रही हूं, एक सेकंड। राजीव राय जी बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, आप लोगों की सोची समझी साजिश थी, रणनीति थी, आप लोगों को निलंबित होना था और माहौल बनाना था। जी अजय भाई को पहले धन्यवाद दे लूं। मैं पहले सेगमेंट में कहा था कि आज किसान दिवस है, इन्होंने कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों याद रखना कि किसान दिवस के दिन जब मैंने बोला था कि चौधरी, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डीएमके के साथ गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में जो बोला है। नहीं मेरे बोले फिर बीच में बोलने लगे। आप दूसरे को बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता। बिहार के लोगों का टॉयलेट बनाना है। अरे आपकी प्राची जी, जब आदमी के पास जवाब नहीं होता ना, आप बोलिए राजीव राय। अजय आलोक जी, याद है आतंकवादी कहने वाले पीडीए के तलवे चाट कर सरकार बनाए थे, याद है आपको? या आपको याद दिलाऊं? प्राची जी बोल रहे थे कि कल खरगे वर्गे बोल दिया गया, जिसको मुझसे नहीं पूछा कि भड़क जाऊंगा। प्राची जी आपका काम है भड़कना, वो सच्चाई है कि उसने बोला था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई सरकार में मंत्री रहा व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होकर हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली दे। मां बहन की गाली महेंद्र पांडे को दिया गया, तलवे चाट रहे हैं ना, उसके मंत्री बनाने जा रहे हैं ना। आप बात करिए। पास देने वाले को भीतर बैठाया है और पास देने वाले के विरोध करने वाले को बाहर कर दिया है। पासपोर्ट देने वाले को आपने सदन से बाहर कर दिया गया और जांच हो रही है। पुलवामा पर जांच क्या हुआ बताइए? 3.5 साल में क्यों घबरा जाते हैं? पुलवामा पर जांच का आदेश देश को जानने का हक है कि नहीं है? जिस व्यक्ति के खिलाफ आप जांच कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी नेचुरली करप्ट पार्टी बोल रहे थे, 3 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। गिनाऊं जहां आप जांच करते हैं। आपके जांच का मतलब है कि बीजेपी के शरण में चले जाओ, मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाओ। आप जांच पर बात करने लायक है। और आप बता रहे थे कि गरीबी ही खत्म हो गई। हद है भाई, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए आप, और गरीबी खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? जब गरीबी खत्म हो गई तो अदानी या अंबानी के रिश्तेदारों को देश सुन रहा आपकी बात, बोलिए। और दोहरेपन की झूठ होती है। और माल न्यूट्रिशन 127वां में 111वां पोजीशन पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत है। आप कितनी जोर से झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? आप जांच का आदेश जो हुआ, जांच की कार्रवाई करिए ना। ठीक है राजीव राय जी, वो जो आपसे सवाल कर रहे थे वो सवाल बिल्कुल अलग था। वो तो डीएमके को लेकर, आपके अलायंस पार्टनर को लेकर सवाल कर रहे थे कि यूपी बिहार के लोगों के लिए जो बयान दिया गया है उससे इत्तेफाक रखेंगे, साथ में खड़े होंगे डीएमके के? नहीं। फिर आ रही हूँ राजेश जी, आ रही हूँ। नहीं, हम विरोध करेंगे। हम कभी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, हम कभी इत्तेफाक नहीं रहेंगे। हम आपके चैनल पर हम विरोध करेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इनके सहयोगी दल महाराष्ट्र में दौड़ा मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, घर छोड़ के भाग रहे थे, तो उनकी फूल माला चढ़ा रहे थे। आधी पार्टी आज तो वो आपके अलायंस पार्टनर है। अब वो किसके साथ? तो वो आपके अलायंस पार्टनर है। नहीं, अब किसके साथ है राजीव राय जी? वो जिन पर इतना गुस्सा आ रहा है आपको, जितना एग्रेशन आ रहा है, वो अभी किसके साथ है? मन से ना इन्हीं के साथ है। राज ठाकरे इन्हीं के साथ है, मन से इन्हीं के साथ है। प्राची जी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, राज ठाकरे इन्हीं के साथ है। इन्हीं के साथ है। राजेश गुप्ता जी, ठीक है। राजेश गुप्ता जी, आप लोगों की सोची समझी साजिश है और रणनीति आप लोग बता नहीं रहे कि कैसे हराएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी बीच में आवाज भी कटती है और जैसे वीडियो भी गई। आलोक जी को मैंने पहले भी, अजय आलोक जी को पहले भी कहा कि भाई साहब व्यक्तिगत मत बोला करो। आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी अपने पॉइंट्स रखो ना। ऐसी बातों में क्यों होता है कि भाग गए? कहीं नहीं भाग के जाएंगे।
ये रहेंगे आपके साथ में रहेंगे, चिंता ना करो। हम नहीं रहेंगे तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। विपक्ष होना चाहिए। मैं नहीं रहूंगा तो आपको कौन सुनेगा? आपको लग रहा है? तो मेरा भी होना जरूरी है, आप भी यहाँ पे रहिए। यही प्रजातंत्र है, इसको समझिए। ठीक है, अच्छे शब्द बोला करिए, अच्छी शक्ल आपकी, अच्छी बात कीजिए। क्या है प्राची जी जो आपने बात करी, देखिए मैं बार बार हमने अपनी बातों को रखा, इन पॉइंट्स को ये मानते नहीं है। इन्होंने आईएमएफ ने क्या कहा उसका कोई जवाब नहीं दिया। भारत में जैसे अभी राजीव राय जी ने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को घर भी बनवा के दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम आके देखिए तो लोगों के पास भी घर भी नहीं है। ये कहते हैं कि जी कोई सरकार रिपीट नहीं होती। दिल्ली में 3 बार भाई हम रिपीट हुए ना, हमने एमसीडी में भी आपको हराया ना, पंजाब के अंदर हमने दिल्ली मॉडल के ऊपर आपको हराया ना, और गुजरात के अंदर आपकी जमीन के ऊपर जो आपका किला है उस पर हमारे 40 कैंडिडेट दूसरे नंबर पे है। पहली बार लड़े थे सर और 5 सीटें हम जीत गए आपके सामने ना सर। हम आप इतनी बड़ी पार्टी है, हम तो 10 साल पुरानी पार्टी है। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बने ना। लोगों को अजय भाई मुद्दे चाहिए असली। लोगों की थाली में अनाज नहीं है, बेरोजगार है लोग, लोगों पे काम नहीं है, सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के लिए आप देते हो तो बस क्या कॉर्पोरेट को देते, क्या दिक्कत है? देखिए आज जो विपक्ष के मुद्दे वो जनता तक पहुंच रहे हैं। मैंने ठीक है, मैंने कहा मीडिया भी पहुंचाए तो बड़ा धन्यवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राची जी बड़ी अच्छी हमारी एंकर है, वो पहुंचाती है, हमने अपनी बात रखी है, वो हमें बोलने दे रही है, और जनता में नहीं राजेश गुप्ता जी, यहाँ तारीफ की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ आप मुझे इतना बार बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बार बता दीजिए। मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों के मुद्दे का चयन, देश के मुद्दे का चयन है। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो आवाज ठीक है, बस इतना बता दीजिए कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयान देते हैं आप लोग, ये कौन सा लोकतंत्र है? अखिलेश वखलेश खड़गे फड़गे वाले जो बयान सामने आ रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालूं? मुझे लगता है कि इसी के लिए जल्दी से जल्दी जो बैठकें हो रही है, इसमें से जल्दी से कन्वीनर बनेंगे, प्रवक्ता बनेंगे, अधिकारी किसको क्या बात बोलनी चाहिए, किसको क्या नहीं बोलनी चाहिए। अपनी जो छोटी राजनीति है, जो हमारी लोकल राजनीति, सर आप आपके मजबूत विपक्ष बने, एक अच्छे तरीके से। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। राजीव राय जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी राजीव राय जी, आप तो बेहतर बता पाएंगे कि ये खड़गे को ना पहचानना, नीतीश के लिए पोस्टर लग जाना, 13 सीट पंजाब में दावा कर देना, 23 सीट महाराष्ट्र में बोलना, ये स्वस्थ लोकतंत्र है? नहीं प्राची जी, बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र है। स्वस्थ लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। जो लोग अपशब्द बोलते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मैं तो उसको कभी सब्सक्राइब नहीं करूंगा, कंडेम करूंगा, चाहे कोई भी हो। डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन ये अगर हमारे ऊपर सवाल उठता है, प्राची जी आपसे एक अनुरोध है कि आप इनसे पूछ लीजिए कि महेंद्र पांडे मंत्री, केंद्रीय मंत्री को मां बहन की गाली देने वाले, योगी जी को भीख कटोरा देकर भेजने वाले, आप इजाजत देंगे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, उसको मंत्री कब बना रहे हैं? आपका हक है, आप सवाल पूछोगे, मुझे उसमें कोई नहीं है। जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, ये भी बोलूंगा मैं, जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। कब ठीक करिएगा? 4 बैठक हो गई, चुनाव नजदीक आ गए। राजीव राय जी आप ही को परेशान कर सकता है, बस एक बार जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी, फिर वाजपेयी जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए प्राची जी, ये कोई फायदा नहीं है कि एक दूसरे के आप कृत्य गिनवा रहे हैं। अगर इतना ही गिनवा रहे हैं तो वीडियो चला देते, ज्यादा बेहतर रहता। खैर मैंने पूछा, एक सवाल पूछा था, इंडिया अलायंस के तीनों दलों ने किसी ने जवाब नहीं दिया कि डीएमके को साथ लेके चलेंगे, जिसने यूपी और बिहार के लोगों के बारे में ऐसा कहा। क्या वो इंडिया अलायंस में रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी भी डीएमके के साथ रहेगी? स्टालिन से बहुत दोस्ती है ना। और मैंने इसलिए कहा था आपको राजेश जी की भागे, क्योंकि आप स्क्रीन से हट गए थे। मैंने आपको पर्सनल होकर नहीं बोला, व्यक्तिगत में कभी नहीं होता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिबेट अपने मुद्दों की कर रहे हैं, व्यक्तिगत की बात ही नहीं है। मेरा सिंपल एक लॉजिक है और एक बात मानना है। देश आपकी किस बात को माने? अरविंद केजरीवाल आते हैं, खड़गे जी का नाम बढ़ा देते हैं, जनता राजीव राय जी, अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं, जिसकी बातों को हम बिना बीप लगाए बता नहीं सकते, तो प्लीज मत चलाइए। एक दूसरे से वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मत चलाइए, मर्यादा को भंग नहीं करते। बोलिए अजय आलोक जी। चूंकि इन्होंने चुनौती दिया इसलिए मैंने कर दिया। कोई नहीं, लेकिन ऐसी वीडियो प्लीज मत चलाइए। अगर भाई आपके अलायंस में सब कुछ अच्छा है, हम क्यों बोलेंगे आपके अलायंस में हम खराब? राजभर को कब गाली? हम तो ना 3 में ना 13 मंत्री बना रहे हैं। अलायंस आपने बनाया है, कॉन्ट्रडिक्शंस आप लोग में हैं। अगर खड़गे जी का नाम ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल प्रपोज और सेकंड कर देते हैं, और जनता दल यूथ के राजभर को मंत्री कब बना रहे हैं? ममता ने नाम दिया, क्यों ये मां बहन की गाली खत्म हो गई? समस्या तो नहीं है, ये तो आप लोग की समस्या है ना। भैया बनाइए ना, पूरा अलायंस बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठोक बजा के बनाइए। और उधर मायावती को लाने की बात होती है तो रामगोपाल बयान देते हैं कि मायावती आएगी तो हम लोग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा समस्या नहीं ना है, ये आपकी समस्या है, क्योंकि आप लोग सब परिवारवादी भ्रष्टाचारी जानते हो कि एक साथ नहीं रहेंगे तो वजूद खत्म हो जाएगा। मोदी दोबारा 24 में आ गया तो क्या होगा? कहीं के नहीं रहेंगे।
मिल जाओ, मिल के लड़ो। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा राजीव राय जी। आप कहाँ खुद भी जानते हैं कि 24 साल सरकार नहीं आने जा रही है। हाँ, दीजिए, लड़ाई तो चाहे रही है कि वजूद कैसे बचे। प्राची जी, हाँ जी, प्राची जी, आप एक बात आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा है। ये प्रवचन तब से दे रहे थे, मैं माँ बहन की गाली देने वाले को मंत्री कब बना रहे हैं, गठबंधन में शामिल है, हमसे पूछ रहे हैं आप रखेंगे, ऑलरेडी उसको ले चुके हैं, गृह मंत्री जी बैठा के फोटो खींच चुके हैं, जवाब नहीं दिया जाएगा। रही बात भ्रष्टाचारी को, बाप दादा की बनाई हुई संपत्तियों को बेचना, और बार बार उस बात को मत दोहरवाइए कि बाप दादा की संपत्तियों को बेचने वाला सबसे बड़ा भ्रष्ट है। 15,000 करोड़ रुपया लेकर जब नोटबंदी में गुजराती ने जब समर्पण किया, उसका नाम किसी चैनल पर दिखता है आज? 15,000 करोड़ जवाब जनता देगी आपको, कोऑपरेटिव बैंक में जो रातों रात 5 बार जवाब मिल चुका है, लेकिन मन नहीं भरा। आगे और जवाब जनता देगी। शून्य पे रहेंगे आप उत्तर प्रदेश में। आज नोट कर लीजिए, जो शब्द आपने बोले हैं ना, शून्य पे रहिएगा, शून्य, जीरो, सबसे बड़े जीरो पे रहिएगा। जनता देगी जवाब आपको। पर जाएंगे राजभर साहब ने आपके बारे में भी बहुत कुछ कहा और अभी भी वो कहते हैं, तो ठीक है, राजभर पर चर्चा कर लूंगी। एक ही वाजपेयी जी, अब एक मिनट रुक जाइए, राजीव राय जी रुक जाइए। एक ही वाजपेयी जी ये कहते हैं कि एनडीए में तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि खुलकर ये बता सके कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। ये हमारा लोकतंत्र है, इतनी आजादी है हमारे यहाँ कि हम खुलकर बताते हैं कि इतनी सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, और फिर बाद में मिलकर तय कर लेंगे। अभी कहा इनकी सीटें कहाँ एडजस्ट हो गई, कोई होगी एडजस्ट? कहीं कुछ नहीं है, हम लोगों की एडजस्ट है। देखिए उसका पीछे भी कारण है, हम लोगों ने मोदी जी को सर्वमान्य नेता माना हुआ है, जो वो कह देंगे उसके लिए हम लोग मानसिक तौर से तैयार है, नंबर 1। और ये बातें हमें न बताइए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना झंडा होता है, अपना संविधान होता है, अपना लीडर होता है, अपने कार्यकर्ता होते हैं, और हर राजनीतिक पार्टी अपना सम्मान बचाना जानती है। और बीजेपी ने हमेशा मान सम्मान दिया है अपने अलायंस पार्टनर को, इसे कहने में मुझे कोई कोताही नहीं है। आप याद करिए 2019 में इनके 282 सांसद थे, किसी की जरूरत नहीं थी, इन्होंने हमारा 6 सांसद थे, मंत्री बनाया, मान सम्मान दिया। तो ये हमें क्या, इनके साथ भी हम रहे हैं, कांग्रेस यूपीए में भी रहे हैं। ये राहुल गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया 2 महीने तक। आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट। क्या करेंगे ये लोग? और दूसरी बात ये है, ये बात सही है कि मुद्दे की तलाश इनको है 9 साल से। हाँ। कुछ नहीं मिल रहा है इनको मुद्दा। और ये बात अजय जी की मैं बिल्कुल इसको सही मानता हूं, क्योंकि हमारे को भी इंफॉर्मेशन आई है। ये जो साजिश के तहत, मिली भगत के तहत, मुद्दों की तलाश के तहत ये सस्पेंशन वाला ड्रामा किया गया है। उस दिन 10 बजे इनकी मीटिंग थी, उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, चाहे किसी हद तक जाए, और उसी के चलते ये सस्पेंशन वाली बात है। नंबर 1 अब सब कुछ विपक्ष ही करता है, तो फिर सत्ता पक्ष का क्या काम है? सरकार की कोई तो जिम्मेदारी होगी ना। के वाजपेयी जी, आप तो सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते हैं, सदन ना चले तो विपक्ष जिम्मेदार, संसद से बाहर हो जाए तो विपक्ष जिम्मेदार, संसद की सुरक्षा में चूक हो जाए तो विपक्ष जिम्मेदार। कुछ तो जिम्मेदारी आप लोग भी लीजिएगा ना। के वाजपेयी जी, अगर ये समझदारी से काम नहीं करेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा इनको। राजेश जी, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास, माफी चाहूंगी। तहसीन जी आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।